हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और तैयारी अच्छे से चल रही है। हमारा टारगेट है गेट जो 2024 में होने वाला है, कौन सा, फैब में होने वाला है। और कितने ही दिन बचे हैं भाई, आज 26 जनवरी है। सबको अपने 26 जनवरी की बधाइयाँ और भाई सबको छुट्टियां हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, वैसे मुझे लगता नहीं है ज़्यादा बच्चों को इंटरेस्ट होगा इन सब बातों में। ठीक है, अपनी तैयारी को ज़ोरों से रखो क्योंकि 26 के बाद ना गिने चुने दिन रह गए हैं 3 फैब आने में। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या है भाई, हमने सारा मैथ कर लेना है 3 फैब से पहले पहले, जो मेरी कोशिश है। और कोशिश भी मुझे लग रहा है अच्छी चल रही है क्योंकि मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो वो हो चुके हैं, कुछ एक और हैं तो उनमें से आज एक और कर लेने वाले हैं। कैलकुलस हमने कर लिया है और उससे पहले हमने मैट्रिक्स में जितना भी आपके पास आना था वो सब भी कर लिया है। तो आज हम नया करेंगे, वो होगा वेक्टर कैलकुलस। देखो, कैलकुलस के अंदर और वेक्टर कैलकुलस के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, ये मत समझना कि ये सेम ही है। कैलकुलस यहाँ पर सेम दिख रहा है पर ये वो वाला कैलकुलस नहीं है, ये वेक्टर का कैलकुलस है। तो जो हमने 12th में वेक्टर किया था उसके बाद जो वेक्टर कैलकुलस आता है ये वो है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है क्योंकि ये आपके नहीं आता है, जहाँ तक मुझे ध्यान है किसी भी बच्चे को ये सब नहीं पता होता है। ठीक है, और इसके अंदर हम जो लास्ट के 30 ईयर्स तक के है ना, कम से कम 1995 तक के पीछे से लेके और 223 तक के इतने सारे ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर, बुक के अंदर। और उन्हीं सब क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आप बेफिक्र होकर प्रैक्टिस करें क्योंकि इनमें से तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि बहुत कुछ नया आने वाला है पेपर में। ठीक है, ये सारे स्ट्रीम्स के लिए होता है भाई, सिविल भी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, इलेक्ट्रिकल भी, मैकेनिक्स, सीएससी और इंस्ट्रूमेंटेशन वाली जो बीटेक होती है उन सब में यही मैथ आता है। सब में सिर्फ क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं, बाकी टॉपिक तो वही आते हैं ना। तो अब प्रैक्टिस शुरू करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं वेक्टर क्या होता है। पहले आप जानते हैं वेक्टर कैसे होता है। ये लिखा जाता है, ए वेक्टर है तो A1I प्लस A2J प्लस A3 के टाइप लिखा जाता है। ठीक है, उस वेक्टर के दो ऑपरेशन लगते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे A डॉट B से, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है A क्रॉस B से। तो ये अप्लाई कैसे होता है, अगर A वेक्टर ऐसा है, B वेक्टर ऐसा है तो A डॉट B करेंगे तो वो इस टाइप का आएगा। और ये कैसे बना, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद देखो आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो A1 B1 यहाँ लिखा गया। जे वालों की मल्टीप्लाई करो A2 B2 यहाँ लिख दिया गया, और A3 B3 यहाँ लिख दिया गया। और जो आई डॉट आई होता है ना, ये 1 होता है। जे डॉट जे होता है वो 1 होता है। के डॉट के होता है वो 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, वरना इसके साथ क्या आना था भाई, A1 B1 के साथ आई डॉट आई था, ये 1 बन गया था तो ये खत्म हो गया तो A1 B1 आ गया। ठीक है, इसलिए ऐसे ही ऑपरेट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट हम लेते हैं तो कैसे ऑपरेट होता है, हम एक डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं, ऊपर आई जे के लिखा होता है, पहले वाले वेक्टर के आई जे के कंपोनेंट और बी वाले वेक्टर के आई जे के कंपोनेंट को ऐसे करते हैं और डिटर्मिनेंट को सोल्व कर देते हैं। ये होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करने का तरीका। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, आई एज इट इज ये गया A2 B3 माइनस में B2 A3, ये लिख दिया साइड में, आई या माइनस में, माइनस आता है ना सेकंड के साथ, तो जे ये वाली रो गई, ये वाला कॉलम गया, ये रो गई, ये कॉलम गया। A1 B3 माइनस B1 A2 A3 ये आ गया, उसी तरह ये वाला आ जाएगा। तो ये था भी स्केलर और वेक्टर को कैसे सोल्व करोगे, और ये मैंने क्यों बताया क्योंकि आगे यूज होना है। ठीक है, अब इसके बाद आप कहोगे इतना छोटा तो वेक्टर नहीं था मैडम, तो वेक्टर इतना छोटा तो नहीं था, पर आपके पास जो पेपर में आए हुए है वो है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। और एक आपसे पूछा गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव के हर साल आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो निकालने से पहले आपको इन तीनों में से गुजरना पड़ेगा, तभी जाके आप इसके ऊपर पहुंच पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से टर्म्स थे बच्चों। अभी हमने क्या बताया, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वो की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि ग्रेडियंट समझ सके, डाइवर्जेंस समझ सके और कर्ल समझ सके, और ये समझ गए तो काम ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझ लो कि ये होता क्या है। ठीक है, ये वेक्टर से थोड़ा एडवांस है तो इसलिए ये वेक्टर कैलकुलस है। ग्रेडियंट नाम क्या है, ये एक ऑपरेटर होता है, इसको लीनियर ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये काम कैसे करता है, ये किस तरह का नजर आता है, ये इस तरह का नजर आता है जो आपको डिब्बे में बंद हो गया। आई करली बाय करली एक्स, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, प्लस में जे करली बाय वाई प्लस के करली बाय करली जेड, ये ऑपरेटर होता है। ये किसी भी एफ के ऊपर लगाओगे तो ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर एफ 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 लिखा गया। किसी, अगर मैं कह दूं कि मुझे किसी साई के ऊपर लगाना है तो यहाँ साई आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कह दूं किसी ए पे लगाना है तो यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लगा दोगे, ये ऑपरेटर होता है।
ठीक है, इतना समझ आया। अब इसके पास इसके दो ऑपरेशन होते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, एक तो इसका डॉट लेना है और एक इसका क्रॉस लेना है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर देखो हमने डॉट और क्रॉस क्यों बताई है, क्योंकि हमें यहाँ पर यूज करने हैं, हमें यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है। अब इस ऑपरेटर के ऊपर आप कहोगे, मैं कहती हूँ डाइवर्जेंस बनाओ, इस ऑपरेटर का किसी फंक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो। डॉट प्रोडक्ट लेना अभी सीख लिया हमने, ऊपर कैसे होगा, रिवाइज हो चुका है। तो डॉट प्रोडक्ट लेना किसी वेक्टर के साथ, जो हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे और जो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो ये क्या होगा आपका, ये कोई वेक्टर होगा बच्चों, वेक्टर फंक्शन। ये क्या होगा, कोई वेक्टर फंक्शन, इसीलिए इसका नाम कैलकुलस है, क्योंकि सिर्फ वेक्टर नहीं है, वेक्टर के फंक्शन पे काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जब ये कोई वेक्टर फंक्शन होगा तो ये इस टाइप का नजर आएगा, एफ कोई है तो वो F1i F2j F3k टाइप का होगा, क्योंकि वेक्टर भी है और फंक्शन भी है कि नहीं है। ऑपरेटर हमने देख ही लिया कि ये इस टाइप का होता है, ये हमने लिख लिया। अब हमें लेना है इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, तो ये ले लो भाई। डॉट क्या कहता है, आई का कंपोनेंट आई के साथ जाएगा, तो एफ यहाँ पे आ गया, करली एफ बाय करली एक्स हो जाएगा। यहाँ पर F1 F2 F3 लिख दिया मैंने, क्योंकि एफ लिख देते तो यहाँ पर एफ है, ठीक है। फिर करली F2 बाय करली वाई हो गया, ये वाला कंपोनेंट इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, आ गया कि नहीं आ गया, इसको लिख। अब आप कहोगे इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये एक वेक्टर है बच्चों, ये एक कोई क्वांटिटी है सिंपल, या कोई एक्सप्रेशन है या कोई नंबर है, ठीक है। ये कोई वेक्टर तो नहीं है, पक्की बात है कि ये वेक्टर नहीं है, ये फ़र्क होता है, इसको बोला जाता है डाइवर्जेंस। जब इस ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसी वेक्टर फंक्शन के साथ, ठीक है। आप इसको इतना सीरियसली नहीं लेना, एक बार समझ जाओ, उसके बाद क्वेश्चन समझ लेना कैसे करने हैं, क्योंकि समझना ज़रूरी है, बिना समझे काम नहीं चलेगा। आपके पास क्वेश्चन भी आए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इस तरह से हमने डॉट को सोल्व कर लिया। इनमें फ़र्क समझ आया कि नहीं आया, यहाँ एक ही फंक्शन था, उसी के डेरिवेटिव्स हैं आई जे के साथ, यहाँ पर फंक्शन के जो कंपोनेंट है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये फंक्शन यहाँ पर, ये फंक्शन कोई ऐसा होगा बच्चों, मान लो एक्स वाई जेड है, यहाँ पर आप वो करोगे डेरिवेटिव करोगे, मान लो करली एफ बाय करली एक्स करूंगी तो वाई जेड आ जाएगा, करली एफ बाय करली वाई करूंगी तो एक्स जेड आ जाएगा, और करली एफ बाय करली जेड करूंगी तो एक्स वाई आ जाएगा। और ये सब यहाँ पर रखा जाएगा ऐसे, ये लिखा जाएगा वाई जेड, यहाँ पर नहीं है आई, प्लस में y के केस में एक्स जेड जे, प्लस में z के केस में एक्स वाई के, ये वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। इसके बारी जब आएगी तो एक फंक्शन किस टाइप का नजर आएगा, आपको f नजर आएगा, मान लो एक्स स्क्र आई प्लस वाई स्क्र जे प्लस जेड स्क्र के, इस टाइप का होगा, मतलब आई जे के में होगा ये फंक्शन, ये इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद कर्ल कैसे होता है भाई, कर्ल क्या चीज़ होती है, इसी ग्रेडियंट का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो f के साथ, वो कैसे लेना है, वेक्टर बना लो, ये डिटर्मिनेंट बना लो भाई, ठीक है। आई जे के लिख लो, ग्रेडियंट क्या कहता था, करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई और करली बाय करली जेड, हो गया। अब f क्या है, f हमें पता है भी F1i F2j F3k है, तो यहाँ पर F1 F2 और F3 लिख दिया हमने। अब डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लो, आपके पास कर्ल आ गया, बस सिंपल, ठीक है। इतना बड़ा याद नहीं करना है, कोई भी बच्चा इसको याद ना करे, ये सिर्फ तरीका है, फंक्शन जो भी दिया होगा उसके हिसाब से हम कर लेंगे, ठीक है। पर एक बार समझ आना ज़रूरी था भाई, कर्ल क्या भला है, कर्ल क्या चीज़ है, तभी तो उसको कर पाओगे ना। ये है क्वेश्चन भाई आपके, और ये कई सालों से, पिछले ये 17 में 18 में 19 20 में आए हुए क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, किस फंक्शन का, इस फंक्शन का, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, अलोंग द डायरेक्शन दिस वेक्टर, ठीक है। अब आप कहोगे पीछे वाले से इसका क्या लेना देना, हमने तो कर्ल पढ़ा, डाइवर्जेंस पढ़ा और ग्रेडियंट पढ़ा है, सबका लेना देना। अब ध्यान से देखो कैसे करना है, अगर आपको पीछे वाला नहीं याद रखना कोई चक्कर नहीं है, आप इसके स्टेप बाय स्टेप याद कर लो, इसका एल्गोरिथम याद कर लो, हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 क्या करोगे, ठीक है। ये जो फंक्शन है इसके डेरिवेटिव करो, करली एफ बाय करली एक्स, करली एफ बाय करली वाई और करली एफ बाय करली जेड, तीनों निकाल लो। कैसे निकालोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करा तो ये बन गया, देखो कितना हो जाएगा 1, और इस ये बन जाएगा कांस्टेंट तो 0, तो कितना आ गया इसका डेरिवेटिव, एक्स के रिस्पेक्ट में करा 1 आ गया, आई हमने लिखना ही है प्लस में, एफ बाय वाई करा, वाई के रिस्पेक्ट में इसका करोगे तो एक्स प्लस वाई है, वाई के रिस्पेक्ट में ये बन गया कांस्टेंट तो 0, प्लस में इसका करा तो 1, तो 1j हो गया। अब x प्लस वाई प्लस में z तो है ही नहीं ना, z तो है ही नहीं, तो इसका करा 0, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये है ही नहीं, तो ये बन गया टोटल 0 के, इसको हमने लिखा ही नहीं तो क्या आ गया, i प्लस जे आ गया।
अब आपको क्या करना है, ये आपका निकल गया, आपको पहला स्टेप हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप आपका क्या करना है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 करोगे, इसी के अंदर अगर आपका ये यहाँ तो ये आ गया i प्लस जे, अगर ये ऐसा आ जाता भाई एक्स आई प्लस में 2yj, तो आप क्या करते, जो आपको गिवन पॉइंट P है इसके अंदर 1 1 0 वैल्यू रख देते। अब आप देखते हैं x की जगह पे 1 रखना है तो 1i प्लस में j की जगह पे 1 रखना है तो 2 × 1 और j, तो ये बन जाता i प्लस 2j। पर हमारे पास क्या है, हमारे पास तो ना यहाँ x है ना y है, तो हम जब इस करली f की वैल्यू निकालेंगे गिवन पॉइंट पे तो यही आ जाएगी, क्योंकि फंक्शन के अंदर x y z है ही नहीं है। स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया, ठीक है, ये 1 है ये 2 हो गया। थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप पे आ जाओ, जो गिवन वेक्टर गिवन है जिसके अलोंग हमें निकालना है हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसका यूनिट वेक्टर बनाओ, i प्लस जे का यूनिट वेक्टर बनाओगे। वो कैसे बनता होता है, वो ऐसे बनता है, आप क्या करो, यूनिट वेक्टर बनाना अपने गिवन वेक्टर का, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कैसा बनेगा, देखो i प्लस जे है, इसके साथ 1 है इसके साथ 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 के है तो 0 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये बन गया 2 अंडर द रूट, तीनों को इन तीनों को इससे डिवाइड कर दो, ये बन गया था, तो 1/√2 आई हो गया, 1/√2 जे हो गया, बन गया। अब हमारे पास ये क्या आ गया है, यूनिट वेक्टर। स्टेप नंबर 3 कंप्लीट। अब आ गया फाइनल स्टेप पे, ठीक है, ग्रैंड फिनाले आ गया क्वेश्चन का। वो कैसे करना है, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, आंसर आ गया, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट लेना तो कैसे हो जाएगा भाई, हम जानते हैं इसके साथ 1 है इसके साथ 1 है, इसके साथ किया 1 1 1/√2 आ गया, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 1 + 1 2 आ गया, अपॉन में √2 था, एलसीएम लिया, कैंसिल, ऊपर वाले को लिख सकते हैं √2 क्रॉस √2 अपॉन में √2, ये कैंसिल, तो √2 हो गया हमारा आंसर। ठीक था, थोड़ा लेंथी लगे क्योंकि पहली बार किया है, अब दूसरी बार करेंगे तो आसान लगेगा। करना क्या है, वही करना है जो अभी करा है, कोई मुश्किल काम नहीं है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो, ये वाला, अब यहाँ पर f की जगह पे u दे दिया, कोई चक्कर नहीं है, ये फंक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ, ये वेक्टर है और इस पॉइंट पे है। सबसे पहले क्या करोगे, जो u दे रखा है ux निकालो, uy निकालो, uz निकालो, निकाल लेंगे तीनों, निकालो भाई, कैसे निकालोगे, ये u दे रखा था क्योंकि आपको यहाँ रखने हैं ना, यहाँ पर रखने हैं तो हम निकालने पड़ेंगे। ux निकाला, देखो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया x स्क्वायर का करेंगे 2x आ गया। ये सब जब x की बारी आती है तो y और z क्या बन जाते हैं, कांस्टेंट बन जाते हैं। जब y की बारी आती है तो x और z कांस्टेंट बन जाते हैं, और जब z की बारी आती है तो x और y कांस्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हैं ये, ठीक है भाई। थोड़ा जुकाम हो रखा है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा बच्चों, डोंट माइंड, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में किया तो ये बन गया कांस्टेंट, 0 हो गया, माइनस में y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 3z आ गया, z के रिस्पेक्ट में करा तो -3y आ गया, क्योंकि z का करेंगे 1 आ गया डेरिवेटिव, ये बन गया था कांस्टेंट 0, तीनों की वैल्यू आ गई, ये उठा के यहाँ रख दो, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें इस वेक्टर की वैल्यू निकालनी है गिवन पॉइंट पे, ये पॉइंट गिवन है, रख दो भाई 2 -1 4, x की जगह पे रखना है 2, z की जगह पे रखना है 4 और y की जगह पे रखना है -1, ये मैंने रख दिया और ये आ गया मेरे पास वो वेक्टर एट दैट पॉइंट। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 कहता है गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाओ, तो ये वेक्टर था, इसका मैंने मैग्नीट्यूड निकाला, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये बन गया अंडर द √6। अब इस तीनों को, ये है i प्लस जे -2 के, इसको भी √6 से मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड, इसको भी √6 से और इसको भी √6 से, ये बन गया यूनिट वेक्टर। थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 4 आ गया, ठीक है। 4 स्टेप क्या कहता है, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट, और आंसर आ गया। स्टेप वाइज कर लो ना, अगर नहीं कर लो डाइवर्जेंस को समझना तो सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, तो i और i के कोफिशिएंट कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो गए तो 4/√6, 12 का करेंगे तो माइनस के 12 अपॉन √6 आ जाएगा, 3 इंटू में -2 तो माइनस के 6 अपॉन में √6 आ गया। सिंप्लीफाई तो कर लो, मैंने एलसीएम एक साथ ले लिया यहाँ पर। अब देख लो भाई, माइनस के 12 माइनस के 6 कितना बन गया, माइनस के 18 में से प्लस का 4 गया तो माइनस के 14 अपॉन में 6, और ये बन गया आपका। इसको थोड़ा रैशनलाइज करके साफ सुथरे तरीके से लिख दो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि रैशनलाइज करना है, नीचे रैशनल नंबर को नहीं छोड़ सकते हम, ये रूल होते हैं मैथ की, ठीक है। तो अगर आपको आगे पॉइंट्स में अगर ऑप्शन दिए हो, वैसे तो ये 2 नंबर में था मेरे ख्याल बच्चों, इसके ऑप्शन नहीं थे, तो यहाँ तक भी तो पूरा आंसर आ रहा है। अगर आगे रैशनल नंबर आपको √6 निकाल के अगर लिखना पड़े तो कर देना सोल्व,
कैलकुलेशन आपके हाथ में है। रैशनलाइजेशन क्या होता है, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, तो नीचे वाला बन गया 6, ये आ गया √6 और ये कैंसिल हो रहा है ना 2 पे, तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, ये बन गया आपका आंसर। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालना है। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ पर ग्रेडियंट, इसके अंदर ग्रेडियंट यूज़ किया है हमने, ठीक है, डाइवर्जेंस और कर्ल को कैसे यूज़ करना, और कर्ल का क्वेश्चन भी आया हुआ है। पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव समझ आ गया, स्टेप बाय स्टेप याद कर लो, 4 स्टेप बनाए हैं हमने इसके, और अगर आप याद कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो गुड लक स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के अंदर वेक्टर कैलकुलस को फिनिश कर देंगे अगली क्लास में। ठीक है, और मैंने आपका ना कॉम्प्लेक्स नंबर का देखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर भाई जो एनालिटिक फंक्शंस आते थे मास्टर डिग्री में आते हैं एमएससी मैथ के अंदर, वो आपके देर के अगर करने की इच्छा है तो कमेंट में बता देना, मैं करवा दूंगी, अदरवाइज उसको स्किप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो वो इतनी वेटेज नहीं रखता है, वेटेज ये रखते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।